राजा जिसने अपनी ही मृत्यु की योजना बनाई। राजा अश्वत्थामा के साम्राज्य की छांव में एक गहरा सन्नाटा था। न केवल महल की भव्य दीवारों के भीतर बल्कि पूरे राज्य में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये शांतिपूर्ण दृश्य असल में एक अंधेरे तूफान के पूर्व का संकेत था। राजा अश्वत्थामा, जो कभी अपने साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सम्मानित शासक था, अब अपने ही महल के कक्ष में अकेला बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कभी न खत्म होने वाली चिंता के निशान थे। उसका साम्राज्य समृद्ध था, उसकी सेना अद्वितीय थी और उसका नाम हर महल और हर गांव में लिया जाता था। लेकिन ये सब अब किसी मायने में नहीं रह गया था। अश्वत्थामा का मन अब उन सभी भव्यता और शक्ति से ऊब चुका था। क्या ये शक्ति उसे खुश रख पा रही थी? क्या ये महानता उस सुकून को दे पा रही थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी? उसकी आंखों में अब उन सभी सवालों के जवाब नजर आते थे, जवाब जो उसे भीतर ही भीतर खा रहे थे। क्या होगा अगर मैं अब जिंदा न रहूं? ये सवाल उसे बार बार परेशान करता। अपने आप से वो यही सवाल पूछता और जवाब मिलता कि उसका जीवन अब अर्थहीन हो चुका था। हर रात वो सोने से पहले यही सोचता कि क्या वो अपनी मौत की योजना बनाए या क्या उसके लिए जिंदगी का कोई और मकसद हो सकता है। परंतु राजा अश्वत्थामा के दिमाग में जो विचार पल रहे थे वे सिर्फ उसकी चिंता और निराशा नहीं थे, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और भयंकर था। उसने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा था, लेकिन क्या ये एक साधारण विचार था या फिर इसके पीछे कुछ गहरा राज छिपा था? इस कहानी का अगला कदम राजा के मन और उसके साम्राज्य के भीतर के राजों को उजागर करेगा। क्या वो सच में अपनी मौत की योजना बना रहा था या फिर ये सब एक कूटनीति थी? वो किसके साथ विश्वासघात करने जा रहा था और क्या इस योजना का अंत उसकी मृत्यु के रूप में होगा या उसकी जिंदगी के किसी नए अध्याय का आगाज? राजा अश्वत्थामा की योजना अब सिर्फ एक राज नहीं थी, बल्कि ये उसके साम्राज्य और उसके दरबारियों के लिए एक खतरनाक मुसीबत बनने वाली थी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। राजमहल के कक्षों में एक अजीब सी खामोशी थी। राजा अश्वत्थामा के चेहरे पर एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी, जो उसके करीबी दरबारियों के लिए भी आश्चर्यजनक थी। वो पहले जैसा साहसी और ऊर्जावान नहीं था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी स्थिति को देखकर किसी को भी ये नहीं लगता था कि ये वही राजा है जिसने अपने साम्राज्य को समृद्ध किया था। क्या उसे कोई बड़ा संकट घेर चुका था या फिर उसके अंदर कोई अज्ञात भय था? रात के अंधेरे में राजा ने अकेले बैठकर अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले पर विचार किया। क्या वो सच में अपनी मृत्यु की योजना बना सकता है? राजा अश्वत्थामा को अपने मन में एक विचार आया। वो जानता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ उसकी व्यक्तिगत नहीं होगी, बल्कि पूरे साम्राज्य की दिशा बदलने वाली घटना होगी। अगर वो मर जाता तो क्या होगा? क्या उसके बाद राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा या किसी और को मौका मिलेगा? राजा ने धीरे धीरे अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसका लक्ष्य ये था कि वो अपने दरबारियों को ऐसा विश्वास दिलाए कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई हो। वो नहीं चाहता था कि लोग ये जाने कि उसने अपनी मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश छुपाई है। इस योजना में राजा का भरोसा था, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए उसे अपने सबसे करीबी लोगों को भी धोखा देना होगा। राजा अश्वत्थामा की योजना में कुछ खास लोग शामिल थे। उसके मंत्री नारायण और सेनापति भीमदेव दोनों ही अपने अपने स्थान पर शक्तिशाली थे और राजा के विश्वसनीय थे। लेकिन क्या वे वास्तव में राजा के साथ थे? क्या उनका इरादा भी वही था जो राजा का था, या वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की साजिशें कर रहे थे? नारायण, जो राजा का प्रधानमंत्री था, एक चालाक और समझदार आदमी था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ सत्ता पर थी। वो जानता था कि अगर राजा मरता है तो वो सत्ता का प्रमुख बन सकता है। लेकिन क्या वो राजा की योजना में शामिल था या उसने अपनी ही चाल चलनी शुरू कर दी थी? भीमदेव, जो एक महान सेनापति था, को भी अपनी ताकत का बोध था। वो जानता था कि यदि राजा मरता है तो उसके लिए साम्राज्य पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या वो राजा के साथ वफादार रहेगा या वो सत्ता के लिए अपने पैरों में छुरा घोंपने की तैयारी कर चुका था? रानी देविका, जो हमेशा से राजा के दिल के करीब थी, राजा की योजना के बारे में जान चुकी थी। हालांकि उसने इसे कभी राजा से सीधे तौर पर नहीं पूछा, लेकिन वो ये समझ गई थी कि राजा अब खुद को साम्राज्य का भार नहीं संभाल पा रहा है। रानी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। वो जानती थी कि राजा की मृत्यु के बाद वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन सकती है। क्या रानी देविका राजा के साथ थी या उसने भी अपनी योजना बनाई थी? क्या उसने राजा के सामने अपनी इच्छा रखी थी या उसने अपने आत्मसम्मान और सत्ता की लालसा को पहले रखा था? राजा के दिमाग में इन सवालों के बाद अब एक और खौफ पैदा हो गया था। क्या उसकी योजना पर विश्वास करने योग्य लोग उसके साथ हैं? राजा अश्वत्थामा ने अपनी योजना को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया था। उसने तय किया कि वो एक युद्ध की साजिश रचेगा जिसमें उसके साम्राज्य पर हमला करने की आड़ में वो खुद को मरा हुआ दिखाएगा। वो चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य संकट में न पड़े, बल्कि ये एक नई शुरुआत बने। लेकिन राजा के फैसले से उसकी स्थिति और भी जटिल हो गई थी। उसने एक अजीब सा खेल शुरू किया था जो अब उसके दरबारियों के लिए भी मुश्किल साबित हो सकता था। क्या वो अपनी योजना को सही रूप में पूरा कर पाएगा या उसके आसपास के लोग उसकी साजिश के खिलाफ उठ खड़े होंगे? राजा की मृत्यु की योजना से रानी देविका बहुत विचलित थी। वो पहले तो ये समझ नहीं पा रही थी कि राजा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी खुद की महत्वाकांक्षाएं उसकी सोच से कहीं बड़ी है। अगर राजा मरा
तो साम्राज्य में गहरी खामोशी होगी और वो खुद को शासक की भूमिका में देख सकती थी। रानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने एक रात राजा से मुलाकात की और उसे अपनी चिंताओं के बारे में बताया, लेकिन राजा की चुप्पी ने उसे और भी असमंजस में डाल दिया। क्या राजा को उसकी मदद चाहिए थी? क्या वो उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाना चाहता था? रानी देविका ने सोचा कि अगर वो राजा के साथ हो सकती है तो उसे सत्ता का पूरा अधिकार मिल सकता था, लेकिन क्या वो भी राजा के विश्वास के लायक थी? रानी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया, लेकिन वो जानती थी कि वो इस खेल में अकेली नहीं है। उसके आसपास और भी लोग थे जो सत्ता के लिए लालायित थे। नारायण, जो एक होशियार और अनुभवशील मंत्री था, अपनी चालें चल रहा था। वो पूरी तरह से राजा के साथ था, लेकिन उसकी आंखों में एक और लक्ष्य था। उसने राजा की योजना के बारे में कुछ टुकड़े टुकड़े सुने थे और अब वो इस योजना को अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश कर रहा था। नारायण ने राजा को अपने वफादार दरबारियों के सामने एक कूटनीतिक युद्ध की योजना पेश की। वो जानता था कि अगर राजा मरता है तो सत्ता का खालीपन होगा। वो ये भी समझता था कि अगर वो सही समय पर हर कदम उठाए तो वो खुद को सबसे बड़े शासक के रूप में स्थापित कर सकता था। नारायण ने धीरे धीरे राजा के कुछ समर्थकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। वो कुछ मंत्रियों और सिपाहियों से बात करता और उन्हें ये दिखाता कि वो राजा के बाद उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन क्या उसकी योजनाएं राजा की योजना को बाधित करेंगी? क्या राजा का विश्वास उसे धोखा देगा? भीमदेव, राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति, अपनी सैन्य रणनीतियों पर काम कर रहा था। उसे राजा की योजना के बारे में कुछ हद तक जानकारी थी, लेकिन वो भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसे यह सब एक खेल जैसा लग रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि अगर राजा मरता है तो वो अपने दुश्मनों को एक ही झटके में हराने का अवसर प्राप्त करेगा। भीमदेव की नजरें अब कुछ बड़े युद्धों पर थीं। वो जानता था कि राजा की योजना के अंतर्गत उसे बड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन क्या भीमदेव राजा का वफादार रहेगा या वो खुद को साम्राज्य का शासक बनाने की कोशिश करेगा? क्या वो अपनी सेना का इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए करेगा? वो तैयार था, लेकिन क्या वो सही समय पर अपना खेल खेलेगा या फिर उसकी सेना भी उसे धोखा दे देगी? राजा की मृत्यु की योजना के अंतर्गत एक बड़ा युद्ध छेड़ने की योजना बनाई गई थी। राजा ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर तय किया था कि वो अपनी मौत के बाद राज्य को बचाने के लिए युद्ध की साजिश करेगा। इस युद्ध को असल में एक घातक हमला दिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि लोग मान सकें कि राजा की मृत्यु किसी बाहरी शत्रु के हमले से हुई है। राजमहल के कक्षों में राजा, नारायण, भीमदेव और अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने युद्ध की तैयारियां शुरू की, लेकिन इस बार युद्ध सिर्फ एक कागजी खेल नहीं था। ये उनकी साजिश और साम्राज्य के भविष्य का सवाल था। राजा ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे युद्ध के मैदान में इतनी शक्ति दिखाएं कि सबको लगे कि साम्राज्य पर हमला हो चुका है। लेकिन क्या राजा ने सोचा था कि इस युद्ध की कीमत क्या होगी? क्या युद्ध सिर्फ उसकी योजना का हिस्सा था या कुछ और था? जैसे जैसे राजा की योजना आगे बढ़ रही थी, वैसा वैसा दरबार में चुपके चुपके साजिशें भी तेज होती जा रही थीं। राजा की योजना और उसकी मृत्यु के बाद का साम्राज्य अचानक दरबारी साजिशों के जाल में फंसने वाला था। एक रात उदित, जो राजा का पुराना मित्र था, को पता चला कि राजा की योजना के बारे में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उदित, जो हमेशा से सत्ता के प्रति अपनी आकांक्षाएं रखता था, अब राजा की योजना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा था। उसने ये सुनिश्चित किया कि राजा की योजना को वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मोड़ेगा। उदित की चुप्पी अब एक खतरे का रूप ले चुकी थी। क्या वो राजा को धोखा देगा? क्या वो साजिशों में लिप्त रहेगा? राजा को विश्वासघात का पहला संकेत मिल चुका था, लेकिन क्या वो इस धोखे से बच पाएगा या उसकी योजना और भी जटिल हो जाएगी? राजा अश्वत्थामा की योजना अब अपने चरम पर थी। युद्ध के मैदान में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया था कि वे अपने दुश्मनों की ओर से किए गए हमले को वास्तविक समझकर पूरी ताकत से जवाब दें। ये युद्ध केवल एक दिखावा था, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होंगे। राजा चाहता था कि लोग माने कि ये हमला उसकी मृत्यु का कारण था, ताकि उसका साम्राज्य बच सके। लेकिन युद्ध की स्थिति में एक अजीब सी घबराहट थी। राजा के अधिकारियों और सेनापतियों में से किसी एक को भी ये योजना सही नहीं लग रही थी। भीमदेव, जो राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति था, युद्ध की रणनीतियों को लेकर असमंजस में था। वो जानता था कि युद्ध अगर गलत दिशा में गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन क्या वो सच में राजा के साथ था या उसने अपनी योजना बना ली थी? राजा का मन अब पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उलझ चुका था। उसने विश्वास किया था कि उसके सेनापति और मंत्री उसकी योजना में साथ देंगे, लेकिन क्या वो उनकी चालाकियों से अनजान था? रानी देविका अब अपने कदमों पर फंस चुकी थी।
वो जानती थी कि राजा की मृत्यु उसके साम्राज्य की सत्ता के लिए बड़ा मोड़ साबित होगी, लेकिन वो अपनी योजनाओं में एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उसने सोचा कि राजा की योजना को एक शाही परिधान के साथ अपनाने से ही उसका साम्राज्य पर पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन रानी की दुविधा और भी गहरी होती जा रही थी। वो अब पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि क्या राजा का मरना वास्तव में उसका सबसे अच्छा कदम होगा। उसने अपने खुद के साम्राज्य पर नियंत्रण पाने के लिए अपने आसपास के कुछ भरोसेमंद दरबारियों को अपने पक्ष में किया था। क्या वो राजा के साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार थी? रानी की आंखों में सत्ता की प्यास थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या वो अपनी योजना को पूरी तरह से अंजाम दे पाएगी या वो खुद किसी के हाथों में फंस जाएगी? नारायण ने अब पूरी तरह से अपने पत्ते खोल दिए थे। राजा के आदेशों के बावजूद उसने अपनी अलग रणनीति बनाई थी। वो जानता था कि राजा का मरना उसके लिए एक सुनहरा अवसर था और अब वो उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने राजा की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। नारायण ने राजा के कई भरोसेमंद मंत्रियों को अपने पक्ष में किया था और राजा के आसपास के अधिकारियों के बीच जाल बिछा लिया था। वो जानता था कि यदि उसने ये मौका छोड़ दिया तो वो अपनी पूरी ताकत खो देगा। राजा को अब ये महसूस होने लगा था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी खुद की योजना के भीतर किसका विश्वास है और किसका नहीं। क्या राजा नारायण के धोखे से बच पाएगा या उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो जाएगी? जैसे जैसे युद्ध के संकेत नजदीक आने लगे, महल में स्थिति और भी तनावपूर्ण होती जा रही थी। राजा अश्वत्थामा की योजना के मुताबिक उसकी सेना को एक बड़े हमले का सामना करना था, लेकिन क्या ये युद्ध इतना आसान था? भीमदेव और उसकी सेना ने राजा के आदेश का पालन किया, लेकिन युद्ध के दौरान एक अजीब सी खामोशी ने सबको घेर लिया। क्या राजा का आदेश पूरी तरह से सही था? क्या ये युद्ध सिर्फ एक दिखावा था या इसने साम्राज्य को खोने का खतरा पैदा कर दिया था? भीमदेव को अब यह एहसास होने लगा था कि वो इस युद्ध में राजा के साथ नहीं है। उसकी नजरों में अब कुछ और था, सत्ता। उसने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को चुपके से राजा के खिलाफ कर दिया था ताकि वो युद्ध के बाद खुद को साम्राज्य का शासक बना सके। क्या वो अपने विश्वासघात को राजा से छुपा सकेगा या युद्ध के बाद सब कुछ उजागर हो जाएगा? राजमहल में एक बड़ा तूफान आया। राजा अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि युद्ध एक दिखावा है, अपनी मृत्यु को पूरी तरह से सही दिशा में देख रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके आसपास के लोग एक दूसरे से खेल खेल रहे थे। नारायण, भीमदेव और रानी देविका तीनों ही अपनी अपनी चालों में जुटे हुए थे। एक रात राजा के महल में एक खुफिया संदेश आया। ये संदेश एक विश्वासघाती मंत्री का था जिसने अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए राजा को धोखा दिया था। संदेश में राजा को बताया गया था कि उसका विश्वासघाती सेनापति और मंत्री उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। राजा अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या उसकी मौत केवल एक योजना थी या उसे बचाने के लिए और कुछ किया जा सकता है। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब वो इस खेल में खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था। राजमहल में एक और रात आई। राजा अश्वत्थामा की योजना के तहत युद्ध अब समाप्त हो चुका था। हालांकि वो जानता था कि यह केवल एक भ्रम था। अब तक उसकी योजना को पूरा करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा चुके थे, लेकिन एक घातक गलती हो चुकी थी। राजा के लिए ये एक कड़ी सच्चाई थी। उसके आसपास के लोगों ने उसे धोखा दिया था। नारायण, भीमदेव और रानी देविका तीनों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे इस्तेमाल किया। वे सभी राजा के विश्वास का गलत फायदा उठा रहे थे। राजा ने अपने विश्वासघात के संकेतों को धीरे धीरे महसूस किया था, लेकिन अब उसने अंतिम फैसले के लिए एक योजना बनाई थी। वो जानता था कि अगर उसे ये साजिशें रोकनी है तो अब उसे खुद के फैसले लेने होंगे और वो किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देगा। रानी देविका, जो हमेशा से राजा की ताकत का हिस्सा थी, अब खुलकर सामने आ गई थी। राजा ने यह समझ लिया था कि रानी की मदद के बिना उसका साम्राज्य बचना मुश्किल था, लेकिन रानी के इरादे अब साफ हो चुके थे। रानी ने राजा से सीधे तौर पर कहा, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं इस साम्राज्य की नई शासक बनूंगी। तुम्हें जो योजना चाहिए थी वो मैं पहले ही समझ चुकी थी। तुमने खुद को धोखा दिया है और अब तुम्हारी मृत्यु हमें सभी को मुक्त करेगी। राजा को ये सुनकर गहरा आघात लगा। वो समझ गया कि रानी देविका ने उसे अपने खुद के साम्राज्य के लिए धोखा दिया था। उसने रानी को अपनी योजना के बारे में सब कुछ बता दिया था और अब वो उसी योजना की शिकार बन चुकी थी। रानी का मंसूबा था कि राजा मर जाए और वो खुद सत्ता का हिस्सा बने, लेकिन क्या वो सही कर रही थी? नारायण, जो अब तक राजा के सबसे विश्वास पात्र मंत्री के रूप में दिख रहा था, अब पूरी तरह से अपनी साजिशों में उलझ चुका था। राजा के सामने एक और सच्चाई आई। नारायण ने अपने लाभ के लिए पूरी योजना को मोड़ा था। वो जानता था कि अगर राजा मर जाता है
तो वो खुद को सत्ता में स्थापित कर सकता है। एक रात जब राजा अकेला था, उसने नारायण को अपने कमरे में बुलाया। नारायण को ये एहसास हो गया कि राजा अब उसकी साजिशों को समझ चुका था। वो डरते हुए बोला, राजा, मैं सिर्फ तुम्हारे आदेशों का पालन कर रहा था। तुम ही थे जिन्होंने हमें इस योजना में शामिल किया था। राजा ने नारायण की बातों को सुना, लेकिन अब वो समझ चुका था कि नारायण केवल अपनी शक्ति के लिए खेल रहा था। ये स्पष्ट था कि नारायण ने राजा के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया था। राजा को ये जानकर और भी झटका लगा कि उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति भीमदेव ने उसकी योजना के खिलाफ काम किया था। भीमदेव, जो हमेशा से राजा के साथ खड़ा था, अब सत्ता के लालच में फंस चुका था। वो जानता था कि अगर राजा मरता है तो वो खुद को साम्राज्य का शासक बना सकता है। एक रात जब राजा अकेला था, उसने भीमदेव को अपने कमरे में बुलाया। भीमदेव को ये एहसास हो गया कि राजा अब उसकी साजिशों को समझ चुका था। वो डरते हुए बोला, राजा, मैं सिर्फ तुम्हारे आदेशों का पालन कर रहा था। तुम ही थे जिन्होंने हमें इस योजना में शामिल किया था। राजा ने नारायण की बातों को सुना, लेकिन अब वो समझ चुका था कि नारायण केवल अपनी शक्ति के लिए खेल रहा था। ये स्पष्ट था कि नारायण ने राजा के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया था। राजा को ये जानकर और भी झटका लगा कि उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति भीमदेव ने उसकी योजना के खिलाफ काम किया था। भीमदेव, जो हमेशा से राजा के साथ खड़ा था, अब सत्ता के लालच में फंस चुका था। वो जानता था कि अगर राजा मरता है तो वो खुद को साम्राज्य का शासक बना सकता है। राजा अश्वत्थामा अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी योजना, जो उसने इतनी सावधानी से बनाई थी, अब उसकी खुद की मौत के कारणों को जन्म दे रही थी। उसने एक अंतिम फैसला लिया। वो अब अपनी मृत्यु को एक और खेल नहीं बनाएगा। वो इस साजिशों का अंत करने के लिए हर हाल में अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। राजा ने अपनी सेना के कुछ वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया और योजना बनाई कि वो युद्ध के मैदान में अपने आत्मसमर्पण का नाटक करेगा। वो चाहता था कि उसके बाद उसके साम्राज्य में जो भी साजिशें थीं, वो समाप्त हो जाए। जब युद्ध का समय आया, राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो खुद को युद्ध के मैदान में शहीद के रूप में दिखाए, ताकि हर कोई उसे मृत मान ले। लेकिन जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, साम्राज्य में एक और खतरनाक मुसीबत खड़ी हो गई। राजा अश्वत्थामा ने पूरी तरह से अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया था। उसकी मौत के बाद उसके साम्राज्य में उठने वाली हलचल को रोकने के लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया था। युद्ध में अपने आत्मसमर्पण का नाटक करने के बाद वो चाहता था कि सभी लोग उसे मृत मान ले। राजा की मृत्यु के समाचार ने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उसके मंत्री, सेनापति और रानी देविका सभी ने इस खबर को सत्य मान लिया। साम्राज्य में तात्कालिक रूप से सत्ता का संकट उत्पन्न हो गया। रानी देविका, नारायण, भीमदेव तीनों ने साम्राज्य पर कब्जा करने की दौड़ शुरू कर दी थी। लेकिन एक अजीब सी घबराहट थी। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि राजा सच में मर चुका है। लेकिन राजा ने जो कदम उठाया था, वो सिर्फ उसकी मृत्यु का नाटक नहीं था। उसके दिमाग में एक गहरी चाल चल रही थी। वो जानता था कि अगर उसने अपनी मौत को साबित कर दिया तो उसके सबसे करीबी लोग, जो उसकी योजना के बारे में जानते थे, उसे धोखा देने के बाद भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। राजा ने अपनी मृत्यु के बाद एक बड़ा राज छिपाया था। उसने अपनी अंतिम योजना में अपनी मौत का नाटक करते हुए कुछ बेहद गहरे कदम उठाए थे। राजा अश्वत्थामा ने अपने खुद के मृत शरीर के रूप में एक नकली शव तैयार किया था, जिसे उसने अपने महल के दरवाजे तक पहुंचाया था। उसी समय उसने खुद को गुप्त स्थान पर छिपा लिया था, जहां वो खुद को सभी के नजरों से छुपाए रखने वाला था। अब राजा महल के भीतर छिपा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक और उद्देश्य था। सिर्फ अपने साम्राज्य को बचाना ही नहीं, बल्कि अपने विश्वासघातियों को इस खेल में उलझा देना था। राजा ने पहले ही अपनी मृत्यु के बाद के लिए एक दूसरे नकली शाही आदेश तैयार कर लिया था, जिसे उसके भरोसेमंद मंत्री और सेनापति अपने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। जब राजा की मृत्यु की खबर साम्राज्य में फैल गई, रानी देविका, नारायण और भीमदेव ने अपना खुद का रास्ता बनाने के लिए अपने अपने कदम उठाए। रानी ने अपनी सत्ता की कल्पना करना शुरू कर दिया था। नारायण ने राजमहल में अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई और भीमदेव ने अपनी सेना के माध्यम से साम्राज्य पर कब्जा करने के बारे में सोचा। लेकिन राजा अश्वत्थामा ने एक चुपके से योजना बनाई थी। उसकी असली मृत्यु के बाद जो पत्र उसने छोड़ा था, उसमें लिखा था, मेरे बाद जो भी सत्ता पर कब्जा करेगा, उसे वो मिल सकता है जो उसे लगता है कि वो सही है। लेकिन याद रखना, जो भी मुझे धोखा देगा वो एक दिन मुझसे हार जाएगा। मेरे मृत्यु के बाद कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता। आप सभी मेरी छाया में हैं, मेरे मरने के बाद भी। ये पत्र उन सभी को परेशान करने वाला था। राजा का ये संदेश सिर्फ धोखेबाजों के लिए था, जो साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे थे। कुछ ही दिन बाद राजा अश्वत्थामा ने अपना असली रूप सामने लाया। एक रात जब सब लोग अपने अपने हथियारों के साथ सत्ता की ओर बढ़ रहे थे, राजा अचानक महल में प्रकट हुआ। वो पहले की तरह जीवित था, लेकिन अब वो एक अलग रूप में था। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मुझे धोखा देने के बाद तुम सब सुरक्षित रहोगे? राजा ने अपने विश्वासघातियों को देखा और कहा। उसकी आवाज में क्रोध था,
लेकिन साथ ही एक गहरी चालाकी भी छुपी हुई थी। रानी देविका, नारायण और भीमदेव, जो उसे मृत मान चुके थे, अब समझ चुके थे कि वे गहरे संकट में हैं। राजा ने उनकी साजिशों को अपने तरीके से मात दी थी। राजा ने यह साबित कर दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ एक दिखावा थी। उसने सबको अपनी चालाकियों का शिकार बना लिया था और अब साम्राज्य में उसकी सत्ता की वापसी हो चुकी थी। उसने अपने विश्वासघातियों को एक अंतिम अवसर दिया। क्या वे अपने किए गए धोखों के लिए जिम्मेदार होंगे या वे उसके सामने समर्पण करेंगे? राजा अश्वत्थामा ने उन सभी विश्वासघातियों को एक ही कमरे में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी अंतिम चेतावनी दी। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा और अब तुम सबके सामने मेरी असली शक्ति है। अब से कोई भी सत्ता का दावा नहीं कर सकता। जो मुझे धोखा देगा वो अपनी मौत से ही सजा मिलेगी। राजा के इन शब्दों के बाद एक बड़ी उथल पुथल मच गई। सभी मंत्री और सेनापति एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि राजा मर चुका है, लेकिन असल में वो उनकी साजिशों का हिस्सा बन चुका था। राजा ने विश्वासघातियों को एक विकल्प दिया, या तो वे सब कुछ स्वीकार करें और साम्राज्य में शांति लाने का वादा करें, या फिर वो उन सबको खत्म कर देगा। रानी देविका, नारायण और भीमदेव, सभी को यह समझ में आ गया था कि राजा अब बहुत बदल चुका था। वे उसकी शक्ति के सामने सिर झुका चुके थे। राजा ने उनकी जिंदगियों को छोड़ दिया, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि अब वो अपने साम्राज्य की पूरी तरह से पुनर्निर्माण करेगा। उसकी योजना के तहत उसने अपने साम्राज्य को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया और अपने दरबारियों से साफ कह दिया, सत्ता को कभी हल्के में मत लेना। जो मुझे धोखा देगा वो अपने अंत को खुद ढूंढेगा। राजा की इस चालाकी और योजना ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी साजिश वही होती है जो सबसे ज्यादा नजर न आए। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि राजा अश्वत्थामा, जो अपनी ही मृत्यु की योजना बनाने की सोच रहा था, असल में अपनी मृत्यु के नाटक के माध्यम से अपने दुश्मनों को मात देने में सफल रहा। ये कहानी न केवल धोखे, विश्वासघात और सत्तावाद की है, बल्कि ये भी दिखाती है कि शक्ति और चालाकी से किसी भी साजिश को परास्त किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका और आपके परिवार का दिन मंगलमय हो। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए द डिफरेंट स्टोरी परिवार के साथ जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूल जाना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।